नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में सरकार बनने के बाद लालू यादव का बड़ा बयान, पीएम मोदी को हटाना है, नहीं चाहिए तानाशाह सरकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में होगा बिहार जैसा बदलाव, अखिलेश यादव बोले भाजपा के सहयोगी खुश नहीं। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार के बाद हरियाणा में भी लगेगा बीजेपी को झटका, जेजेपी ने दुष्यंत चौटाला को बताया 2024 का मुख्यमंत्री। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सधेगा मध्य प्रदेश, आदिवासी इलाकों में माहौल बनाएगी कांग्रेस। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात दौरे पर आए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में सरकार बनने के बाद लालू यादव का बड़ा बयान, पीएम मोदी को हटाना है, नहीं चाहिए तानाशाह सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनाने के बाद लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने केंद्र की सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाना चाहिए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बुधवार को पत्रकारों की ओर से 2024 के आम चुनावों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हमें तानाशाही सरकार को हटाना है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि पीएम मोदी को सत्ता से हटाना है। लालू यादव बुधवार को दिल्ली से पटना लौटे और राज्य में नई सरकार बनने के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर नई महागठबंधन सरकार बनाई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में होगा बिहार जैसा बदलाव, अखिलेश यादव बोले भाजपा के सहयोगी खुश नहीं। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बिहार की तरह यूपी में भी राजनीतिक बदलाव की उम्मीद है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के सहयोगी दल उससे खुश नहीं हैं। अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प भी तैयार करने की बात अखिलेश यादव ने कही। अखिलेश यादव ने गुरुवार को पीटीआई भाषा से साक्षात्कार में कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाना एक सकारात्मक संकेत है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दल उससे खुश नहीं हैं। सवाल किया कि सहयोगी दलों को आखिर क्या मिल रहा है, एक दिन वो भी भाजपा का साथ छोड़ जाएंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अपना दल और निषाद पार्टी भाजपा के सहयोगी दल हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के बाद हरियाणा में भी लगेगा बीजेपी को झटका, जेजेपी ने दुष्यंत चौटाला को बताया 2024 का मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा के सहयोगी दल भगवा पार्टी पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने 2024 में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बनने की बात कही है। वहीं करनाल में उन्होंने मंगलवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, और राज्य के हर पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं की इच्छा है कि दुष्यंत चौटाला राज्य के अगले मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सधेगा मध्य प्रदेश, आदिवासी इलाकों में माहौल बनाएगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम में बढ़त मिलने के बाद कांग्रेस उत्साहित है और इसके बाद से ही पार्टी ने अब विधानसभा चुनाव 2023 पर फोकस करना शुरू कर दिया है। 7 सितंबर से शुरू हो रही पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को प्रदेश के ऐसे इलाकों से निकाला जाएगा जहां पार्टी कमजोर स्थिति में है। प्रदेश कांग्रेस की टीम राहुल की इस यात्रा को आदिवासी इलाकों से निकालने का प्रोग्राम बना रही है। इसमें खासतौर से मालवा और निमाड़ पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि राहुल गांधी के चेहरे को आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचाकर आदिवासी वोटरों को रिझाया जाए। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी और दलित वोटरों को रिझाने की कोशिश तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए राहुल गांधी को आगे रखने की तैयारी कर ली है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के जिन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी उनमें आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात दौरे पर आए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत,
विधानसभा चुनाव को लेकर किया ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि बीजेपी का गुजरात मॉडल उजागर हो गया है और पार्टी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में फेल रही है। बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेसियों के बल पर राज्य में दोबारा हुए चुनाव में जीत हासिल की। गहलोत 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और बुधवार को उन्होंने वडोदरा में माई बूथ माई प्राइड कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और मध्य गुजरात के नेताओं को संबोधित किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस बार पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में आधा आंकड़ा पार कर सरकार बनाने जा रही है। गहलोत जमीनी स्तर पर राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए गुजरात में हैं और राज्य के नेताओं के साथ उन्होंने चर्चा के बाद पार्टी राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार करेगी, ऐसा कहा। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि हालांकि बीजेपी नेतृत्व को पता था कि उसकी सरकार राज्य में विफल हो गई है, लेकिन उसे एक नई टीम के साथ बदलने में 3 साल लग गए और इसने जनता का पैसा और समय बर्बाद किया और फिर भी नई सरकार का प्रदर्शन असंतोषजनक है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से हारे चुनाव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि इलेक्शन कमीशन की बेईमानी के कारण यूपी में चुनाव हारे हैं और कहा कि देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्था बाकी नहीं रह गया है। सरकार दबाव डालकर इन संस्थाओं से मनमाफिक काम करा रही है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को पीटीआई भाषा से साक्षात्कार में कहा कि उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव और रामपुर तथा आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा की पराजय के लिए चुनाव आयोग की बेईमानी को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि अगर आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने राज्य का पिछला विधानसभा चुनाव लोकतंत्र बचाने की अपील के साथ लड़ा था, मगर नतीजा सबके सामने है। उन्होंने कहा कि देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्था बाकी नहीं रह गया है। सरकार दबाव डालकर इन संस्थाओं से मनमाफिक काम कराती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा के सभी मंत्रियों के घरों के बाहर जुटेंगे किसान, महापंचायत में लिया गया ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन चारुनी से जुड़े किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के मुश्तरका मालिकान भूमि को लेकर अप्रैल में दिए फैसले को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिनियम में संशोधन की उनकी मांग को नज़रअंदाज करने पर 25 और 26 अगस्त को राज्य के सभी मंत्रियों के आवास पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। ये निर्माण कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में आयोजित राज्य स्तरीय महापंचायत में लिया गया है। बैठक के दौरान भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह चारुनी ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल के आदेश के बाद किसानों से हजारों एकड़ खेती योग्य जमीन छीनने की योजना बना रही है, जबकि शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि देश सामलात और जुमला मलकान जमीन या गांव से आम जमीन है, न तो मालिकों के बीच पुनर्विभाजित किया जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। देश में फिर से हुई नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों की वापसी, आंदोलनकारियों ने सरकार को दी ये चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, करीब 2 साल की शांति के बाद पूर्वोत्तर भारत में CAA के खिलाफ आंदोलन एक बार फिर शुरू हो गया। प्रभावशाली उत्तर पूर्व छात्र संगठनों ने विवादास्पद कानून को खत्म करने सहित कई मांगों के समर्थन में बुधवार को पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया गया। असम में CAA के खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से विरोध सभा आयोजित की गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर में किसान फिर आंदोलन की राह पर, केंद्र के खिलाफ 72 घंटे का विरोध प्रदर्शन शुरू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्र के खिलाफ किसानों का 72 घंटे का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब के करीब 10,000 किसान हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ 18 से 20 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र के खिलाफ 72 घंटे तक चलने वाले धरने में हिस्सा लेने के लिए पंजाब के किसान बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए थे और इस 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन में राकेश टिकैत, दर्शन पाल और जोगेंद्र उग्रा जैसे वरिष्ठ किसान नेता भी शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में नई सरकार के बीच अब घिरी बीजेपी। पूरा मामला आपको बता दें दोस्तों कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के पश्चात नए कैबिनेट के गठन को लेकर विपक्ष में बैठी भाजपा निरंतर महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। वो इल्जाम लगा रही है कि अब राज्य में बदमाशों का बोलबाला होगा। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की ताजपोशी को लेकर
लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल रखा है। उसका कहना है कि जिस दिन एक एमएलए को अदालत में आत्मसमर्पण करना था, आखिर कैसे उन्होंने उसी दिन मंत्री पद की शपथ ले ली। भाजपा आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार की महागठबंधन के साथ बनी सरकार की मंत्रिमंडल में बहुत सारे दागी मंत्री हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में भाजपा और जेडीयू के कैबिनेट एवं नई महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल में कितने दागी हैं। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने 16 अगस्त को नीतीश कुमार के नेतृत्व में नवगठित महागठबंधन सरकार की मंत्रिमंडल में सम्मिलित 33 में से 32 मंत्रियों के एफिडेविट के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार 32 में से 27 मंत्री यानी मंत्रिमंडल के 72% मंत्री दागी हैं, यानी उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। मौजूदा सरकार की मंत्रिमंडल में 17 यानी 53% मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू का भाजपा पर हमला, साथ रहे तो मंगल राज, अलग हो जाएं तो जंगल राज, पूछ दिया ये बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सियासी जो उथल पुथल मची हुई है, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा और अब ये बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू के 3 मंत्री श्रवण कुमार, सुनील कुमार और जयंत राज बुधवार को जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता दरबार में शामिल हुए और भाजपा द्वारा बिहार में जंगल राज से संबंधित आरोप पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कोई जब भाजपा के साथ रहता है तो मंगल राज और जब उसका साथ छोड़ देता है तो जंगल राज हो जाता है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां आपराधिक घटनाएं नहीं होती क्या। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात मॉडल था चुनावी जुमला, गहलोत का भाजपा परिवार बोले, गांधी के प्रदेश में खुलेआम बिक रही है शराब और ड्रग्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में हैं, जहां मध्य गुजरात के कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद गुरुवार को गहलोत ने पीएम मोदी से लेकर गुजरात मॉडल पर जमकर निशाना साधा। वहीं सीएम गहलोत ने राजस्थान की योजनाओं को लेकर बीजेपी को गुजरात में घेरा। गहलोत ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी धर्म के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं और पूरे देश में गुजरात मॉडल की झूठी ब्रांडिंग की गई। मालूम हो कि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ अहमदाबाद में कांग्रेस का चुनावों को लेकर विजन जारी किया। वहीं गहलोत ने सरकारी योजनाओं पर पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सोशल सिक्योरिटी है, कोई रेवड़ी नहीं है। विदेशों की तरह आज हर इंसान को सोशल सिक्योरिटी चाहिए। वहीं गहलोत ने गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाने का भी दावा किया। गहलोत ने इस दौरान कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होगा और पूरी मजबूती के साथ हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रोहिंग्याओं को फ्लैट पर पुरी ने करा दी सरकार की फजीहत, शरणार्थियों पर यूएन का चार्टर क्या कहता है, शाह बोले थे स्वीकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के रोहिंग्या शरणार्थियों को रहने के लिए दिल्ली में फ्लैट देने के ट्वीट के बाद बड़ा बवाल मच गया। सवाल उठे कि क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वाकई में ऐसा करने जा रही है। आरएसएस से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक इस खबर से नाराज हो गए हैं और इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मोर्चा संभाला और इस खबर का तुरंत खंडन कर डाला। गृह मंत्री ने साफ किया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने की कोई आदेश नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन बिल के दौरान संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिंग्या शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करने की बात कही थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेतृत्व के लिए चुनौती बनने वालों के पर कतर देती है भाजपा, एनसीपी ने गडकरी को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि एक दक्ष राजनेता के तौर पर उनके बढ़ते कद की वजह से उन्हें बोर्ड से हटाया गया है। राकांपा प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने ट्विटर पर कहा कि जब आपकी योग्यता और क्षमताएं बढ़ती हैं और आप वरिष्ठों के लिए चुनौती बन जाते हैं तो भाजपा आपके पर कतर देती है, दागियों को बढ़ाया जाता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते रखने वाले मुखर नेता गडकरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा संसदीय बोर्ड में जगह नहीं दी गई है। क्रेस्टो ने ट्विटर पर कहा कि नितिन गडकरी को भाजपा संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं किया जाना दर्शाता है कि एक कुशल राजनेता के तौर पर उनका कद कई गुना बढ़ गया है। भाजपा के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय से दोनों नेताओं को बाहर रखना उनके घटते राजनीतिक कद के संकेत के तौर पर देखा
जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी शाह के गढ़ में गहलोत की दस्तक, टिकट वितरण से लेकर प्रचार करने की बनाएंगे रणनीति। जी हाँ दोस्तों, 3 बार दौरा स्थगित होने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीएम मोदी और अमित शाह को उन्हीं के गढ़ में घेरने की रणनीति पर मंथन करने के लिए गुजरात पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सीनियर ऑब्जर्वर के नाते कमान संभाल ली है और बुधवार को मुख्यमंत्री गहलोत ने वडोदरा व अहमदाबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें की और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा व मंत्री प्रमोद भैया भी गहलोत के साथ हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोवा विधायक ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बर्खास्त करने की उठाई मांग। जी दोस्तों, गोवा कांग्रेस संकल्प ओमनकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की ताकि तटीय राज्य में उनके कथित पारिवारिक व्यवसाय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की जांच की जा सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। सरकार के गठन के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू यादव। शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी सुप्रीमो नहीं हुए थे शामिल। जी दोस्तों, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार आरजेडी प्रमुख लालू यादव बुधवार को शाम पटना पहुंचे और राज्य में नई सरकार के गठन के बाद वो पहली बार बिहार आए हैं। पटना एयरपोर्ट पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते नेता का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि लालू यादव सोमवार को ही पटना आने वाले थे और मंगलवार होने वाले मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम था, मगर तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो पटना नहीं आ सके। गौरतलब है कि पिछले दिनों पटना स्थित राबड़ी आवास पर सीढ़ियों से गिरने के बाद लालू यादव के कंधे पर फ्रैक्चर हो गया था और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली एम्स में उनका कुछ दिन इलाज चला। तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उसके बाद से लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास में ही थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेता पर राष्ट्रध्वज के अपमान का लगा आरोप, पुलिस ने दर्ज कर लिया शिकायत। जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप में मंगलवार यानी 16 अगस्त को कावरती पुलिस ने बीजेपी महासचिव मोहम्मद कासिम एचके के खिलाफ कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला दर्ज किया। दरअसल बीजेपी नेता पर अपनी पत्नी के साथ राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा कर तस्वीर खिंचवाने और सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजकर पेश होने को कहा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने लखीमपुर खीरी के लिए निकले पंजाब के किसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 72 घंटे तक चलने वाले धरने में हिस्सा लेने के लिए पंजाब से किसान बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय की मांग के लिए 18 से 20 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था। वहीं दोस्तों, किसान केंद्र सरकार से वापस लिए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज मामले को वापस लेने, साल भर के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की भी मांग कर रहे हैं। पंजाब के किसानों का कहना है कि हम वहां 72 घंटे तक चलने वाले धरने में हिस्सा लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कला ने कहा है कि महिलाओं सहित लगभग 2000 किसान विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कन्हैया कुमार ने कहा, देश में सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को मिली हुई है छूट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा है कि देश के 5 सबसे अधिक बेरोजगार दल वाले राज्यों में बिहार शामिल है। और कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस बिहार में सरकार में आई है, ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता रोजगार और लोकतंत्र की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के सवाल को प्राथमिकता से उठाना होगा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि देश में अब 2 तरह के वोट हैं। इनमें से एक वो वोट है जो देश को बेच रहे हैं और दूसरे वो जो देश को बचा रहे हैं। इस समय देश को बेचने और देश को बचाने की लड़ाई चल रही है। सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को छूट मिली हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी सफलता, 1125 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ जब्त, हिरासत में लिए गए 6 लोग। जी दोस्तों, गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते ने वडोदरा शहर के पास एक निर्माणाधीन फैक्ट्री से 1125 करोड़ रुपए कीमत का 225 किलोग्राम मादक पदार्थ मेफड्रोन बरामद
होने के सिलसिले में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एटीएस के पुलिस अधीक्षक सुनील जोशी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि जब्त किया गया नशीला पदार्थ भरूच जिले के सायखा गांव में एक रसायन फैक्ट्री में बना था और उसे वडोदरा जिले के सावली तालुका में निर्माणाधीन फैक्ट्री से प्रसंस्कृत किया जा रहा था। दोस्तों उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर गुजरात एटीएस की एक टीम ने मंगलवार सुबह इस फैक्ट्री और गोदाम में छापा मारा और 225 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1125 करोड़ रुपए है। जोशी ने कहा कि निर्माणाधीन फैक्ट्री का मालिक सूरत निवासी महेश वैष्णव है, जो गिरोह का सरगना है और वडोदरा में रहने वाला है।